Very warm welcome to all. Well, we were doing consumer protection और उसमें से बहुत important question जो अभी के टाइम में confirm पकड़ लो आने ही वाला है. Why confirm? Because देखो marks तो उतने ही रहेंगे, syllabus कम हो गया. तो syllabus अगर कम हो गया है तो कुछ questions आने के chances और बढ़ गए. बचा कम है syllabus, अराउंड 20% निकल गया. उन्होंने बोला 25%, मेरे हिसाब से 20% तो निकल ही गया ओसीएम में. सो इसमें से भी एक दो क्वेश्चंस इस चैप्टर में से हटा दिए और वो सच में वैसे भी कुछ दम के नहीं थे. मतलब देयर वाज अ टाइम में स्टूडेंट्स को बोलता था कि ये क्वेश्चंस ऑप्शन में छोड़ दो. तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट स्किप किया है. जिसने भी ओसीएम का स्किप करवाया है वो बहुत स्मार्ट बंदा है, उसको पता है कि क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उन्होंने हटा दिया. मैंने सुना है मैथ्स में तो ऐसा कुछ ज्यादा हटाया नहीं है, मतलब मैथ्स में उतनी समझदारी नहीं दिखाई है स्किप कर देते. बट ओसीएम में बहुत अच्छा सुलझा हुआ डिसीजन लिया उन्होंने जो स्किप पार्ट करवाया. जैसे देखो ना, 4th चैप्टर में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हटा दिया है जो सच में फालतू था. उसमें सच में भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम थे. और रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, ये क्या बात है. अगर बैंकिंग इंश्योरेंस कट करवाते तो भाई मैं दिल खोल के बोर्ड को गा लेते था. इवन इन दिस चैप्टर ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन रियल लाइफ. डिस्ट्रिक्ट कमीशन वगैरह ऑप्शन में छोड़वाते तो फिर भाई बोर्ड जैसा मतलब बेकार आदमी कोई, बेकार इंस्टीट्यूट कोई नहीं. बट बहुत अच्छा किया कि पहला एक चैप्टर क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन, वो हटा दिया है. कुछ है भी नहीं, था ही नहीं दम. सर वहां पे कुछ गांधीयन फिलोसॉफी दिख रहा है. हाँ वो ट्रस्टीशिप है, बस वो एक कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करता हूँ बट इट इज नॉट देयर इन द सिलेबस. बट ऐसे भी हम लोग यहाँ वहाँ की बातें तो करते हैं जो मुझे लगता है जरूरी है, रिलेटेड होती है, तो कोई कंट्रोवर्शियल नहीं. जो जरूरी है मुझे लगता है वो बातें कर लेते हैं. लास्ट पॉइंट देखो, ट्रस्टीशिप. व्हाट इज ट्रस्टीशिप? ये क्वेश्चन नहीं है सिलेबस में, फिर भी according to Gandhian philosophy, businessmen are trustees of the society. Now how wonderful thought is this? Businessmen are trustees of the society because they earn money. So it is the duty of every businessman to work for the benefit of the society. Superb thought, excellent thought. So इनको ये कहना है इस पूरे क्वेश्चन में कि बिजनेसमैन ने कोशिश करनी चाहिए कि सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करे. तुम खुद प्रॉफिट कमाओ. अगर तुमको मतलब लेटेस्ट न्यूज अगर पता होगी तो बिल गेट्स ने कुछ एक मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किया है, या रादर स्पेंड किया है ऑन रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ कोरोना वैक्सीन कोविड-19, जिसका इंडिया में कुछ बहुत बड़ा इफेक्ट होगा. सीरम नाम का कोई एक है ऑर्गेनाइजेशन, नहीं बोल सकते, जो मेडिसिन है, सीरम इंस्टीट्यूट या जो भी है, भाई हमको नहीं पता इतना डिटेल में. मैंने एक ऐसे ही पढ़ रहा था तो देखा मुझे न्यूज के स्पेंड हो रहा है, बिल गेट्स कर रहा है. so, ऐसे बहुत कम बिजनेसमैन ऑब्वियसली कि जो ऐसा सोचते हैं कि हमको सोसाइटी ने दिया है तो इट इज अवर ड्यूटी टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी, और वी ट्रीट आवरसेल्व्स एज अ ट्रस्टी ऑफ द सोसाइटी. ऑब्वियसली हमको तो प्रॉफिट कमाना है, हमारे पास तो रखना है, बट कितना रखोगे? उसके बाद वो पैसा सोसाइटी के लिए जाए तो अच्छा रहेगा. सो बिजनेस इज हेल्ड एज अ ट्रस्टी ऑफ द सोसाइटी, व्हिच हैज टू वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी. ये सब एक्चुअल में कहने की बात है, लेकिन कुछ लोग तो कर रहे हैं. इंडिया के एग्जांपल्स तो टाटा तो बहुत पहले से है. अजीम प्रेमजी ऑफ विप्रो, नारायण मूर्ति या मूर्ति फैमिली, इन्फोसिस, ये सब लोग अपना अपना कुछ कुछ बिजनेस का परसेंटेज या प्रॉफिट्स सोशल एक्टिविटीज को डोनेट कर रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग. ओके. अरे यार बाकी तो कुछ है नहीं. जो भी बाकी जो पॉइंट्स है इनको ये कहना है कि भाई why consumer protection is important. But I repeat, this question is not there in your syllabus, so please don't do this.
मतलब पार्टिसिपेशन उसमें कुछ है भी नहीं, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर बहुत केयरलेस होते हैं, कंज्यूमर्स को कुछ नॉलेज ही नहीं होता ऊपर देयर राइट्स, दे आर अनऑर्गेनाइज्ड। प्रोड्यूसर्स की एक लॉबी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, रिक्शा वाले को भी एसोसिएशन होता है, ज्वेलर्स का एसोसिएशन होता है, सब्जी वालों का एसोसिएशन होता है, लेकिन कंज्यूमर का कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं होता। तो स्पेशली इन अ केस वेयर a particular single consumer has to file with the mighty producer, then भाई ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑब्वियस बात है, छोटा बंदा बड़े एकदम बड़े बंदे से कैसे फाइट कर सकता। अगर एसोसिएशन होती तो बात कुछ बनती। फिफ्थ पॉइंट इज स्प्यूरियस गुड्स, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बेचते हैं, इमिटेटेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं। सुना होगा अमूल के प्रोडक्ट्स में बहुत सारा डुप्लीकेशन होता है, सब जगह पे स्टैंडर्डाइजेशन अमूल का नहीं होता और हम अमूल को गाली देते हैं। नॉट ऑलवेज अमूल का फॉल्ट है, ये फॉल्ट ये भी है कि भाई हमको पता भी नहीं कि सच में अमूल है या कुछ और है। कुछ साल पहले की बात है, अमूल का फैमिली पैक होता था आइसक्रीम का, आज भी होता है, तो उसको पैकिंग अलग था, सब कुछ सेम, अमूल के जगह पे अनमोल। तो सर अलग है, नहीं अलग नहीं है। हम लोग देखो, हम लोग ऊपर का कार्टून वगैरह वगैरह देख के ले लेते हैं, हम ज्यादा इजीली देखते नहीं, मतलब केयरफुली या अमूल है, सोचते भी नहीं है भाई सेम पैक लग रहा है और डिजाइन भी सेम है वो नेम का, खाली अमूल के जगह पे अनमोल किया है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। और ये आईपीआर के अंडर भी पनिशेबल है। सर ये बड़े बड़े टर्म्स मत यूज करो। देखो आईपीआर मतलब यू शुड नो व्हाट इज आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इट कवर्स ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। I repeat, it covers trademarks, patents, copyrights. ठीक है, तो आईपीआर में ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स आते हैं, तो ये ट्रेडमार्क का वायोलेशन है, अमूल के ट्रेडमार्क का वायोलेशन है, तो ये भी गलत है। और भाई ये तो सोसाइटी के साथ भी इनजस्टिस है। व्हाट इज कंप्लायंस, रूल्स को फॉलो करना, क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी नहीं होते, एडवर्टाइजमेंट जो देते हैं वो मिसलीडिंग देते हैं, फॉल्स क्लेम्स करते हैं, तो कंज्यूमर को बचाना जरूरी है। मॉल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के मॉल प्रैक्टिस या रॉन्ग प्रैक्टिसेस से डिफेक्टिव गुड्स बेचते हैं, इंफीरियर क्वालिटी गुड्स बेचते हैं। तो ये इन शॉर्ट इनको ये बोलना है कि ये सारी चीजों से कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज सॉरी वेरी इंपॉर्टेंट। And trust issue, that is the Gandhian philosophy. I must say, you should watch Gandhi, or you should learn Gandhi, or you should listen Gandhi, not as a politician, not as a freedom fighter, but as a social activist, as a social revolutionary person. You must learn something, you must listen something about Gandhian philosophy in social activities. I'm not talking about politics, चले जाओ मूवमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है गांधीयन फिलोसॉफी में। नो नीड टू रीड बुक अगर तुमको बोर होता है तो, बट देयर इज इनफ कंटेंट ऑन इंटरनेट। सो इसमें मैं बोलूँ इससे अच्छा कुछ अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो कुछ गांधीज के बारे में बोल रहे हैं। सोशल एक्टिविटीज में एक बार सुन लेना, एक बार सुन लेना, शायद तुम्हारा एक अप्रोच डेवलप हो। बोर हो सकता है, बोर हो तो बंद कर सकते हो, बट आई एडवाइस यू, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, वॉच नॉट ओनली गांधी, देयर आर मेनी पर्संस, अंबेडकर इज देयर, गांधी इज देयर। इनका सोशल एंगल आई एम टॉकिंग अबाउट, फ्रीडम फाइटिंग को इग्नोर करो, मतलब फॉर द टाइम बीइंग डिसरिगार्ड करो, क्योंकि तुम बोलोगे हमको पता है गांधी, वो बात ही नहीं कर रहे। हम बोल रहे सोशल फिगर गांधी, not as a freedom fighter. Gandhi or Ambedkar or many other social activists, social activists.
not freedom fighter. So it's my humble suggestion again to watch these videos. Okay, Gujarat Narsi Mehta is there, or in Maharashtra many other scholars like Phule or other persons. आगे बढ़ते हैं। ये काम की चीज है, ये सच में काम की चीज है, ये कट कर ही नहीं सकते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन में दो क्वेश्चन आईएमपी है, एक वी आईएमपी है और एक आईएमपी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन आईएमपी में आता है, सॉरी वेरी इंपॉर्टेंट में नहीं आता। वेरी इंपॉर्टेंट में जो हमने कल के लेक्चर में किया था वो था डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। एक बार उसको वापस रिकैप करते हैं, मैं भूल गया रिकैप करवाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है वो। और उसके बाद ये क्वेश्चन, उसके बाद लेक्चर खत्म। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ये तीन बॉडीज थी, उनको 3 टियर क्वाजी जुडिशियरी मशीनरी बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। व्हाट इज क्वाजी और क्वाजी? आई सी क्वाजी, यू कैन सी क्वाजी। और what is quasi? Quasi means alike. So these bodies, these organizations, or judiciary means court, so they are like courts. They are very similar to courts, but they are not court, because court का difficult और tedious procedure इसको follow नहीं करना पड़ता. That is a positive thing. कोर्ट में advocates और lawyers की जरूरत होती है, यहाँ पे नहीं होती. So any normal consumer can go to forum or commission, consumer commissions, and then can file a complaint. एक्ट का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसके अंडर ये 3 कमीशंस बने, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट वो सब ठीक है। 1 करोड़ तक का गुड्स का वैल्यूएशन है, सर्विसेज का वैल्यूएशन है तो स्टेट डिस्ट्रिक्ट कमीशन, 10 करोड़ तक स्टेट कमीशन, 10 करोड़ के ऊपर गया तो नेशनल कमीशन। 2 ही अमाउंट याद रखना। ओके, फिर बाकी सारे पॉइंट्स थे, मुझे नहीं लगता 65 इयर्स और 5 इयर्स व्हिचएवर इज अर्लियर था, मतलब 65 इयर्स ऑफ मेंबर की एज या 5 साल उसके 10 ईयर के सर्विस के, दोनों में से जो घटना पहले घटे रिटायर हो जाओ। और एक पॉइंट ऐड करवाया था, पॉइंट ये ऐड करवाया था कि ओरिजिनल कंप्लेंट्स तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में फाइल होगी, स्टेट में भी फाइल होगी, नेशनल में भी फाइल होगी, प्लस अपील्स। तो अपील्स डिस्ट्रिक्ट में अपील्स तो नहीं होगा, तो स्टेट में अपील्स होगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल में अपील होगा और स्टेट कमीशन। तो एक पॉइंट बन गया, अच्छा पॉइंट बन गया। नेचर ऑफ कंप्लेंट्स लिख दो हेडिंग, तो एक अच्छा, एक क्वालिटी वाला पॉइंट बन गया। और इसका एक और फायदा होगा कि ये भी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर कमीशन तुमको 5 मार्क्स के लिए पूछे, पागल की तरह पूरा वो जो आंसर दिया है वो मत करो, डिस्टिंग्विश के आंसर को ही एक्सपांड करना, प्ले स्मार्ट। एक और बात, जो भी क्वेश्चन पूछा तुमको, सपोज स्टेट कमीशन के ऊपर शॉर्ट नोट पूछा, तो पहले तीनों फोरम्स मेंशन कर लो, इन तीनों फोरम्स को क्या कमीशंस मेंशन कर दो, और इन तीनों कमीशंस को क्या बोलते हैं, क्वासी जुडिशियरी मशीनरी, ये भी लिखना है, QUASI, जुडिशियरी मशीनरी। और वो क्यों बनी? टू गिव जस्टिस टू द कंज्यूमर्स। भाई इतना सफिशिएंट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर का नाम है, तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके कंप्लेंट्स को सॉल्व करने के लिए 3 कमीशंस बनाई गई है। एक 4-5 लाइन का एग्जांपल तो हो ही जाएगा, एक्सप्लेनेशन तो हो ही जाएगा फर्स्ट पैराग्राफ में, एंड देन स्टार्ट विथ योर जो भी क्वेश्चन दिया, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ठीक है। एक और बोर्ड का ना रूल है, स्पेशली इन फुल लेंथ का क्वेश्चन, और शॉर्ट नोट्स में भी अप्लाई कर लो आप। लास्ट पॉइंट पैराग्राफ शुड बी ऑफ कंक्लूजन। पहला इंट्रोडक्शन, फिर मेन आंसर, और लास्ट कंक्लूजन बनेगा ना। व्हाट इज कंक्लूजन? कंक्लूजन में क्या आएगा? कंक्लूजन में क्या लिखना है वो मुझे मत पूछो, ऑन द स्पॉट जो तुमको लिखना है लिखो, उसमें कुछ क्वालिटी नहीं चाहिए, उसमें टाइम वेस्ट भी मत करो ज्यादा, लेकिन उसको दिखना चाहिए कि हमने तीनों पार्ट में आंसर्स लिखे, तो भाई तुमको मार्क्स अच्छे मिलेंगे।
उसके लिए कुछ एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, खाली कंक्लूजन का पैराग्राफ तो हम लोग बाद में वापस बात करेंगे उसके ऊपर, बट ये ऐसी बात कर ली याद आया इसलिए। लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का, लास्ट ही होगा, एनजीओस भी है, लेकिन हम लोग तो एक क्वेश्चन करेंगे अभी आज के लेक्चर में। उसके पहले देयर आर सर्टेन प्रैक्टिकल केसेस व्हाई दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज इंपॉर्टेंट इन योर रियल लाइफ। बोर्ड्स में है ही, बोर्ड्स में तो 2 आईएमपी, एक वीआईएमपी और एक आईएमपी क्वेश्चन कंफर्म है। मतलब मैं तो बोलता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन वाला तो कंफर्म ही है समझो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन में से कुछ। और उसके बाद अगर कुछ है इंपॉर्टेंट तो भाई ये राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, 10 मार्क के लिए भी आ सकता है। या कितने राइट्स है, कुछ 10 राइट्स है, तो उसमें से कोई वो लोग पूछ सकते हैं गिव एनी 5 राइट्स और 6 राइट्स। बट बिफोर दैट व्हाई दिस चैप्टर इज सो इम्पोर्टेंट। एक बात, अगर तुम्हारे साथ कंज्यूमर की तरह कोई इनजस्टिस हो जाता है, छोटा मोटा कुछ, तुमको प्रोड्यूसर एंटरटेन नहीं करता, समझ रहे हो ना, या जो डीलर है वो तुमसे बराबर बात नहीं करता, या बोलता है कि नहीं हम नहीं देंगे वगैरह, एंड इफ यू सीरियसली फील, नॉट ऑलवेज कोई 10-15 रुपए की चीज है, 25-30 रुपए की चीज तुम बोलोगे छोड़ो ना, लेकिन सच में अगर वो चीज थोड़ी वैल्यूएबल है और तुमको लगता है कि तुम्हारे साथ सच में इनजस्टिस हुआ है, तो तुम्हारे पास ये द्वार खुले हैं कि तुम डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जा सकते हो, क्योंकि स्टेट कमीशन में थोड़ी जाओगे, 1 करोड़ के ऊपर का थोड़ी रहेगा मैटर, जा सकते हो और तुमको जस्टिस भी मिलेगा। कोई जरूरत नहीं है तुमको लॉयर को अपॉइंट करने की, प्लस तुम्हारा जो भी खर्चा हुआ होगा वो भी भर के मिल जाएगा। कॉम्पेंसेशन मतलब ये नहीं कि मैंने 50,000 की वो चीज थी तो मुझे 50,000 रुपया चाहिए, वो तो चीज तुम वापस ही लोगे, प्लस मुझे जो तकलीफ हुई है, मेंटल एगनी बोलते हैं उसको, जो तकलीफ हुई मुझे, या ऐसा भी कुछ हो सकता है कि उससे फिजिकल डैमेज हुआ, सारा भर के ले लो। एक अच्छी अमाउंट कोट करो, अच्छी खासी अमाउंट कोट करनी पड़ती है, क्योंकि तुमने अगर कम दे दी तो कमीशन तुमको ज्यादा नहीं दिलवाएगी, कम ही दिलवाएगी। तो एक चीज भी याद रख लो कि वो ज्यादा क्लेम करना, लॉयर के पास जाने की जरूरत नहीं है इन सब केसेस में, ले सकते हो हेल्प। ओके सर, ये क्यों बता रहे हो? ये इसलिए बता रहा हूँ कि पता नहीं किसके साथ हो, किसको जरूरत पड़े, राइट? तो पता होना चाहिए। अगर इन डिटेल नहीं बता सकता मैं ऑब्वियसली, लेकिन एटलीस्ट तुम लॉयर के पास जाके अप्रोच तो कर ही सकते हो अगर तुमको कॉन्फिडेंस नहीं है खुद जाने की कमीशंस में। ओके उसमें 2 डेट्स है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे नाम का एक डे है, उन्होंने दिया 15 मार्च। अच्छा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सुनो। मैंने बजाज का आयन लिया था, बजाज आयन, आयन इस्त्री रे इस्त्री, तो कुछ दिनों बाद वो अपने आप बंद पड़ गया। नहीं, मैं कोई कमीशन में नहीं गया था, सुनो, बंद पड़ गया। वारंटी के अंडर था, तो मैंने फोन किया, सामने से जवाब मिल गया कि हम भेजते हैं, और वो भेज ही नहीं रहे थे आदमी को। मैंने नंबर सेव करके रखा था, जिस बंदे का एक बार सामने से फोन आया था, मैंने उसका नंबर सेव करके रखा था कि हम भेज रहे हैं। ऐसा एक बंदे ने फोन किया था, उसको करना जरूरी था, उसका ड्यूटी था, तो मैंने उसका नंबर सेव करके रखा था। ये मैं पहले कुछ ऐसी सब चीजें किया करूँ। 2-3 दिन के बाद मैंने उसको फोन किया कि आपका वो बंदा आया ही नहीं, तो उसने बोला कि नहीं नहीं हम भेजे थे, लेकिन आपके घर पे कोई नहीं था, कोई किसी ने दरवाजा नहीं खोला। आई वॉज 90% श्योर कि घर पे कोई ना कोई होगा, फिर भी मैंने बोला ओके ठीक है, वापस एक बार भेज दो। उसने बोला हाँ वापस भेज दो। उसके बाद 6-7 दिन हो गए, फिर भी वो बंदा आया नहीं था। हमारे पास एक स्पेयर आयन थी, तो हमसे काम चल रहा था, और अभी भी वो नहीं आया, इसलिए मेरा मूड अच्छा था। जब अच्छा था मतलब कॉन्फिडेंस था मुझे, ओवरऑल सब अच्छा चल रहा था, ऐसा लगता है ना अपने को, तो मैंने फोन किया था उस बंदे को वापस। जब झगड़े का मूड हो तो मैं फोन करना चाहिए। हम ऐसा कुछ बोल देते हैं जो बोलना नहीं चाहिए, और फिर बाद में पछताते, उससे कुछ फायदा नहीं होता।
मैंने उसको फोन किया और बोला कि आपका बंदा अभी तक आया नहीं। तो सामने से बोला कि नहीं नहीं, हमने 2-3 बार भेजा, आपके घर पे कोई नहीं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, घर पे मम्मी या डैडी दोनों में से कोई एक तो होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर पे कोई नहीं। और 2-3 बार तो ऐसा बिल्कुल नहीं। तो हमारा बंदा झूठ बोल रहा होगा, फिर आप ऐसे बोल रहे हो। तो आई सेड कि मुझे नहीं पता, वो शायद होगा आपका बंदा झूठ बोल रहा है, या कौन झूठ बोल रहा है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे वो बंदा हमारे घर पे अभी मतलब 2 दिन में आना चाहिए, आज या कल तक। नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो वगैरह। थोड़ा मैंने स्ट्रिक्ट, क्योंकि वो करना पड़ता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट, थोड़ा अच्छे खड़े सुर में स्विच चढ़ के, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी चलता है। हम बोला देखो, एक एक लास्ट बार बोल रहा हूँ, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आई फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू इन डिस्ट्रिक्ट कमीशन। नहीं नहीं, मैं देख लूंगा तुमको वगैरह, ऐसे हवा में बात नहीं करनी की, बी वेरी स्पेसिफिक। और अगर और वजन चाहते हो तो इंग्लिश में बात कर लेने की, थोड़ा ज्यादा वजन पड़ता है। आई गो टू द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, उस वक्त फोरम था, एंड फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू फॉर डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। तुमने जो सर्विसेज देनी, गुड्स ठीक है, गुड्स बजाज का था, वो डेफिनेटली तुम रिपेयर करवा दोगे, लेकिन रिपेयर करवाना इज अ सर्विस। तुमने बराबर सर्विस नहीं दी हमको, सो दैट अमाउंट टू डेफिशिएंसी इन सर्विस। सर्विस में कुछ गड़बड़ हो तो उसको डेफिशिएंसी होती है। तो डेफिशिएंसी इन सर्विस के लिए तो मैं कंप्लेंट फाइल कर दूंगा। अभी फिर भी उसने बोला कि नहीं नहीं, हाँ जो चाहिए करो वगैरह वगैरह। बोला देखो सच में, मतलब मैं कुछ ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे करना पड़ेगा। एंड आई एम एन एडवोकेट, तो भाई मेरे से ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो ये कर लूंगा। अभी उसने फोन रख दिया, लेकिन 2 घंटे में बंदे को भेज दिया। अभी वो मुझे सर्टिफिकेट थोड़ी मांगेगा, मेरे पास है वो अलग बात है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर तुम ऐसे आर्ग्यूमेंट्स में थोड़ा गाली गलौच वगैरह करोगे तो तुमको सिर्फ गाली देने का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, झगड़ा करने का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। नॉट टॉकिंग अबाउट लिटरल सेंस वाला गाली, कुछ लोग लिटरल गाली भी देते हैं जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। और ऊपर से तुम गुस्सा करोगे तो तुमको ऐसा लगता है कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन उससे कुछ कंस्ट्रक्टिव कुछ होता नहीं। दूसरी बात, तुम्हारा मूड अगले कुछ घंटों तक खराब हो जाता है। गलती उसकी है और तुम्हारा मूड खराब कर देते हो, मतलब तुम्हारा लूज लूज हो जाता है सिचुएशन, और वो भी नड़ जाता है। उससे कुछ फायदा नहीं होता। इससे अच्छा दिमाग ठंडा रख के टू द पॉइंट लीगल बात करो। सामने वाला डेफिनेटली डर जाता है, और वो डेफिनेटली तुमको सीरियसली लेता है। हाँ, तुमको ऐसे चाइल्डिश में एकदम सॉफ्टली बात करने की जरूरत नहीं है, बी वेरी फर्म, लेकिन झगड़ा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। झगड़ा करने से सिर्फ झगड़ा करने का सेटिस्फेक्शन मिलता है और कुछ नहीं। सो मैंने उससे झगड़ा नहीं किया, लेकिन मैंने प्यार से भी बात नहीं किया। इससे कि देखो, अगर तुम नहीं बेचते हो तो मुझे अनफॉर्चुनेटली डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाना पड़ेगा, जो भाई मैं भी नहीं चाहता, लेकिन भाई मैं तो जाऊंगा फिर। बिकॉज सवाल पूरे मतलब वो आयन का नहीं है, सवाल ये कि तुम बराबर सर्विस नहीं दे रहे। देखो, वो रिस्क नहीं ले सकता ऐसे सिचुएशन, क्योंकि अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन में चला गया, चांसेस कम है, उसको भी पता है, लेकिन अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन में चला गया या मैंने कंप्लेंट भी रिकॉर्ड कर दी बजाज के पास, तो उसका जॉब जाएगा या उसका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। क्योंकि मैंने फोन तो राहुल बजाज को नहीं किया है, मैंने फोन तो किसी नॉर्मल बंदे को किया है, पता नहीं उसका डेजिग्नेशन क्या होता है, हमको उससे लेना देना नहीं है। तो उसका तो रिकॉर्ड खराब होगा अगर एक कंप्लेंट रजिस्टर होगी तो ऊपर के लेवल पे। उसको निकालेंगे नहीं निकालेंगे, लेकिन फर्क तो पड़ेगा। और कमीशन के पास अगर कंप्लेंट गया तो उसको पक्का निकालेंगे, गया समझो, तो वो सीरियसली लेगा ही लेगा। उसने 2 घंटे में आदमी भेज दिया, काम भी हो गया फ्री में। और क्योंकि ये ऐसा सिचुएशन था तो उसने कुछ उसको टाइम वेस्ट वगैरह भी नहीं करवाया, सीधा छोटा सा ही पार्ट था, लेकिन वो कुछ भी बोलते ना नया पार्ट डालना पड़ेगा, अगर कुछ नहीं, उसने रिपेयर करवा के दे दिया, चला गया इमीडिएटली। 10 मिनट का काम था, लेकिन हम क्यों ओपन करें अगर वारंटी में है। शायद मैं भी कर सकता था, लेकिन भाई हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। ये छोटी छोटी बातें, ये अगर जरूरत पड़े तो भाई कंज्यूमर कमीशन का जरूर रेफरेंस देना। अगर तुमको लॉ पता है तो चांसेस ये है कि सामने वाला बंदा तुम्हारे साथ चीटिंग ना करे,
बिकॉज जिनको पता नहीं होता उनसे साथ चीटिंग होती है। ओके, मजबूत आदमी को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब लड़ना पड़े तो वो स्ट्रांग होता ही है, लेकिन उसको लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि वो मजबूत है, इसलिए कोई आता ही नहीं है। सिंपल सी बात है। बी वेरी विजिलेंट, बी वेरी केयरफुल, और जितना हो सके उतना ऐसे केसेस में लीगल पॉइंट्स के ऊपर बात करो जो तुमको पता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन वगैरह, लीगल पॉइंट्स के ऊपर बात करना, फालतू बात नहीं चाहिए। ओके, रियल लाइफ में एक और केस हुआ था जो भी जानना बहुत जरूरी है, दैट इज फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस। मेडिकल नेग्लिजेंस ये सबके घरों में, घर में नहीं एग्जैक्टली, लेकिन घर में या रिलेटिव्स में कहीं ना कहीं ये केस होता ही है कि डॉक्टर्स ने रॉन्ग एडवाइस दिया, इसकी वजह से ऑपरेशन हो गया या ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। मैं मारने की बात नहीं कर रहा हूँ आदमी को, लेकिन कुछ ना कुछ डॉक्टर की लापरवाही की वजह से, समझ रहे हो बात को, कुछ सफर करना पड़ता है, उसके लिए भी एक कमीशन है। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव कि डॉक्टर की लापरवाही हुई है, लेकिन अगर होती है तो एक बात बड़े अच्छे से याद रखो कि कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कमीशन के पास जाओ, और कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं कि आराम से प्रूव कर सकते हो, या दूसरे डॉक्टर का तुम सेकंड ओपिनियन होता है ना, सेकंड, अगर ऐसा होता है कि किसी की सर्जरी करवा ली, मैंने सुने ऐसा केसेस, और फिर दूसरे डॉक्टर के पास गया और उसने बोला कि सर्जरी की जरूरत ही नहीं थी, तो चलो भाई हो गई, लेकिन उसमें जो भी खर्चा हुआ वो तुम रिकवर कर सकते पहले डॉक्टर से। डेफिनेटली because this is the case of medical negligence which is more serious than खराब इस्त्री बेचना, right? Which is more serious obviously. So medical negligence is a very serious thing. गुजरात का केस है प्रोबेबली, एक यंग बैचलर, कुछ 23-24 साल का होगा, अच्छा बंदा था, कहीं से कहीं पे जा रहा था वगैरह, was doing probably was pursuing MBA, हमको पता नहीं कि कंप्लीट किया था, वेरी ब्राइट स्टूडेंट ऑल्सो। अचानक he felt unconscious and फिर उसको पता चलता है कि MRI CT स्कैन करने के बाद कि ब्रेन में कुछ क्लॉट है, क्लॉट जैसा कुछ, इट्स नॉट ट्यूमर बट सिमिलर टू ट्यूमर, भाई हमको नहीं पता, इतना हम तो डॉक्टर है नहीं। सो डॉक्टर सजेस्ट हिम कि भाई एक सर्जरी करनी पड़ेगी, which is a normal thing, which is ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएगा, एंड सिंस यू आर यंग तो सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, फिट हो, यंग हो, बूढ़े होते तो शायद रिस्क बहुत ज्यादा थी, तो ठीक है भाई, मिडिल क्लास फैमिली इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं, तो खर्चे वगैरह का कुछ बात नहीं थी, सिंपल सी केस थी, वैसे देखा जाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ऐसा रूल था कि कोई भी ब्रेन रिलेटेड सर्जरी करेंगे तो सर्जन तो होता ही है, सर्जन के असिस्टेंट्स होते ही, नर्स वगैरह होती है, बट वन न्यूरो सर्जन मस्ट बी देयर अंडर whose supervision you should operate the particular patient. So बात ये हुई कि एक एक्सपीरियंस डॉक्टर था, 20-25 साल या 30 साल का एक्सपीरियंस, ओवर कॉन्फिडेंट, वो बोलता है कि क्या मतलब जरूरत क्या है न्यूरो सर्जन की, मैं हूं ना, आज तक मेरा कोई ऑपरेशन फेल नहीं हुआ, और ये तो फिर भी इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं है, सर्जरी नहीं है, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है न्यूरो सर्जन की। तो उसने हॉस्पिटल वालों को, एडमिनिस्ट्रेशन को वगैरह बोल दिया कि भाई जरूरत नहीं है अपॉइंट करने की, बुलाने की, जल्दी सर्जरी निपटा देते और मैं अपने रास्ते चला गया। जूनियर्स ने भी बोला कि नहीं सर ऐसा नहीं कर सकते, दिस इज द रूल, दिस इज द प्रोटोकॉल, यू शुड फॉलो। अभी जो सीनियर डॉक्टर बोलेगा वो जूनियर डॉक्टर को सुनना पड़ेगा, वरना जूनियर डॉक्टर का करियर खत्म, सीधी सी बात है। तो जूनियर डॉक्टर्स ने कुछ ज्यादा अपोज नहीं किया भैया, और वैसे भी कुछ हो जाता है
तो सीनियर डॉक्टर्स ही पकड़े जाएंगे, हमको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमको तो कोई नहीं कर सकता कुछ, ही इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो अगर तो जूनियर डॉक्टर क्या बोलेंगे, ठीक है चलो सर ठीक, कोशिश तो की उन्होंने लेकिन कुछ ज्यादा नहीं बोल पाए। अभी बात ये हुई कि ऑपरेशन करते करते पता नहीं अभी ये कैसे हुआ, लेकिन उस बेचारे का स्पाइनल कॉर्ड कट हो गया। अभी स्पाइनल कॉर्ड एक ऐसी जगह पे होता है जो बड़े बड़े एक्सीडेंट से भी कट नहीं होता, बहुत प्रोटेक्टेड जोन में होता है, बिकॉज सर्जरी थी इसीलिए वो ऑपरेट चिरफाड़ करनी पड़ती है ना रे, और उसके बाद वो कट हो गया, अदरवाइज वो कट होने के चांसेस बहुत कम होते, बहुत कम होते हैं। सीवियर एक्सीडेंट हुआ तो ही हो सकता है, तो भी बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट कर ही लेती है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं डैमेज होता, बाकी कुछ हो जाता है। एंड इट्स अ वेरी स्मॉल कॉर्ड, ये तो बहुत बड़ी है, बहुत छोटी कॉर्ड होती है, और जो भाई कोई हार्डवेयर के दुकान में वगैरह नहीं मिलती, किधर इलेक्ट्रॉनिक शॉप हमें उसको रिप्लेस करें, तो अगर वो कट हो गई तो बंदा चल ही नहीं सकता, नहीं चल ही नहीं सकता, तुम कुछ भी करो, विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। इट इज एज सेम एज पैर ही नहीं है, तो पैर नहीं है तो चलोगे कैसे? हाँ तो वो अलग तरीके होते हो, ठीक है, वो उनको इग्नोर करते, लेकिन नॉर्मली चलोगे कैसे? यहाँ पे तो पैर है, यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि वो खड़े ही नहीं रह सकते, पैर नहीं होंगे तो भी बंदा खड़े रह सकता है, ऐसे ऐसे खड़े ही नहीं रह सकता, इतना ऐसी खराब हालत, स्पाइनल कॉर्ड ही टूट गया व्हील चेयर पे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव, क्योंकि डॉक्टर थोड़ी मानेगा कि हमारी गलती है। सो डॉक्टर ने ये बोला कि सीरियस कंडीशन हो गई थी ऑन ऑपरेशन थिएटर, और तुमसे तो अंडरटेकिंग भी करवा लेते साइन रिलेटिव से कि अगर कुछ हो जाता तो डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नाउ इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू प्रूव कि डॉक्टर की फॉल्ट है, और न्यूरोसर्जन वगैरह वगैरह ये हमको थोड़ी पता रहता है कि वो प्रेजेंट होना चाहिए वगैरह। So it was almost impossible to prove that due to doctor's negligence, this mishap was happened on. So बंदा पूरा लॉ के बुक्स चाट गया, मेडिकल प्रोफेशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया उसने, मेडिकल लॉज भी होते हैं उसको भी देख लिया, क्योंकि था यंग बंदा था, उसको लगा कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है। डॉक्टर ने ऐसा बोला कि भाई सीरियस कंडीशन हो गई थी ऑन ऑपरेशन थिएटर, तो जो बेस्ट पॉसिबल जो कर सकते थे वो हमने किया, और वो करते करते स्पाइनल कॉर्ड वो वैसे भी थोड़ा बहुत डैमेज था, वो हो गया। अगर वो नहीं करता मैं तो इंसान की जान चली जाती, तो जान चली जाती, इसलिए मैंने उसकी जान बचाई, ब्रदर यू शुड थैंक मी। हाँ अभी वो व्हीलचेयर पे आया, वो उसमें हम क्या कर सकते, हमने जान तो बचाई, ऐसा डॉक्टर का कहना था। डॉक्टर थोड़ी मानेगा कि हमारी गलती की वजह से स्पाइनल कॉर्ड डैमेज, डॉक्टर ऑब्वियसली झूठ बोल रहे। अभी ये हुआ कि उसने बहुत अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन किया, पुलिस वगैरह तो सपोर्ट नहीं करेगी ऐसे केस में, और फिर वो उसको जूनियर डॉक्टर्स मिले, और जूनियर डॉक्टर्स को भी बाहर भेज दिया था जो उसके अगेंस्ट थे, ट्रांसफर वगैरह करवा दिया था, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी रिस्पॉन्सिबल है था उसके लिए, तो ट्रांसफर करवा दिया था। ये मिला उन डॉक्टर्स को, जूनियर डॉक्टर्स ने बोला कि देखो सर अदरवाइज आप प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि अंडरटेकिंग पे साइन करवाया है, लेकिन क्योंकि ये क्लियर नेग्लिजेंस है, मेडिकल नेग्लिजेंस है, क्योंकि डॉक्टर ने न्यूरोसर्जन को अपॉइंट ही नहीं किया, न्यूरोसर्जन वहां पे प्रेजेंट ही नहीं था। देखो अगर वो होता तो स्पाइनल कॉर्ड अगर डैमेज होता तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि डॉक्टर ने नेग्लिजेंस नहीं दिखाया। वो सच में ऑपरेशन में, सर्जरी में कुछ हो सकता है, लेकिन ये तो शेयर नेग्लिजेंस था, केयरलेसनेस था। तो आप इसके ऊपर शायद कंप्लेंट जीत सकते हो, मतलब एक्शन ले सकते हो। और जूनियर डॉक्टर भी एक कैसे कैसे करके उसको कन्विंस कराया गया, और फिर वो उसने टेस्टिफाई किया। व्हाट इज टेस्टिफिकेशन? वो विटनेस की तरह उसने गवाही दे दी अगेंस्ट दैट सीनियर डॉक्टर, बिना सोचे, मतलब ये डरे, और ये प्रूव हो गया, और उस डॉक्टर का लाइसेंस छीन गया, सर्टिफिकेट वगैरह जो भी होता है वो प्रैक्टिस का। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनको भी निकाला गया, 3 साल की सबको जेल हो गई, और उस बंदे को 1 करोड़ का कॉम्पेंसेशन मिला। अभी 1 करोड़ का कॉम्पेंसेशन सफिशिएंट नहीं है, उसका पूरा लाइफ गया।
ये कुछ साल पहले की बात है, अराउंड 10 साल पहले की, तो 1 करोड़ रुपया कोई छोटी भी अमाउंट नहीं है 10 साल पहले, लेकिन फिर भी एटलीस्ट पैसे मिले ना। 1 करोड़ एक अच्छी अमाउंट है। देखो तुम कुछ भी कर लो, वो खड़ा रहने वाला तो है नहीं अभी, तो एटलीस्ट फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो इंश्योर कर ली उसने, और प्लस उनको पनिश भी किया, तो वो तो गए तीनों। और कंज्यूमर कमीशन के उस वक्त फोरम था, उसको फोरम बोलते थे, एक ही बात थी, उसको 1 करोड़ का कॉम्पेंसेशन मिला था। लोअर कोर्ट में, लोअर कमीशन में उसको कम मिला था, तो वो स्टेट में गया और फिर अपील फाइल किया कि ठीक है मुझे कॉम्पेंसेशन तो मिला बट अमाउंट इज वेरी वेरी लेस, सो आई वांट 1 करोड़ रुपीज वगैरह, ऐसा कुछ उसने ज्यादा क्लेम किया था, 1.5 करोड़ का वगैरह, लेकिन 1 करोड़ रुपया फाइनल कर दिया। 1 करोड़ रुपया कमीशन को लगा कि नहीं भाई हम उससे ज्यादा नहीं दिलवा सकते, अरे तुम्हारा पूरा जिंदगी व्हील चेयर पे कटेगा, स्टिल हम उससे ज्यादा नहीं दिलवा सकते, तो 1 करोड़ का कॉम्पेंसेशन मिल गया। 10 साल पहले की बात है, ठीक है, अच्छी अमाउंट, और क्या कर सकते हैं, अभी हुआ तो हुआ। तो अगर ऐसा कुछ हो ना हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि ऐसा होता है, ये नहीं होती केस, इतनी भयंकर चीज नहीं होती, लेकिन बहुत सारे केस होते हैं कि डॉक्टर के लापरवाही की वजह से कुछ हो जाता है। हर रिलेटिव्स में, हर हमारे घर में हुआ है, तुम्हारे घर में ऐसा ना हो, लेकिन अगर किसी के साथ कुछ हो जाता है, कुछ क्लोज रिलेटिव्स के साथ, तो एक बार उनको एडवाइस जरूर कर इस चीज के बारे में, ठीक है। बेसिक लॉ हमको पता होना ही चाहिए एज अ कंज्यूमर। तुम लॉयर बनो नहीं बनो, लेकिन ये चीज तुमको पता होनी ही चाहिए कि पता नहीं कब जरूरत पड़े, सो यू शुड नो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ तुम इग्नोर भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, कि नहीं भाई नहीं करते, क्यों झगड़ा करने का, ठीक है तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो तुम किसी को एटलीस्ट एडवाइस तो दे सकते हो कि नहीं ये तुम कर सकते हो। कोई बंदे होते कि हमारे साथ इंजस्टिस हुआ और हम जाएंगे, तो ऐसे केस में अगर तुम उसके साथ हो तो उनको एडवाइस कर सकते हो कि अंकल या भाई जो भी है ये जरूर करना। और ये मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसे हवा में बात नहीं चल रही है, ये मेरी बहुत स्पेसिफिक बात चल रही है कि तुम इन कमीशंस में से, लेकिन एक बात याद रखो 1 करोड़ तक का ही होगा तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन नहीं जाना है, वहां पे जाके तुम कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, नेसेसरी हेल्प वहां पे मिल जाती है। वांट कुछ हेल्प, उनको नहीं पता रहता, हम थोड़ी बार बार आते हैं, बराबर है, तो वहां पे तुमको हेल्पर्स होते हैं। इतनी खराब हालत नहीं है इंडिया में कि तुमको जस्टिस मिलेगा ही, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव कि डॉक्टर का गलती। लेकिन कुछ सर्जरीज में ऐसा हुआ है कि सर्जरी हो रही थी और सर्जरी का जो छोटा नैपकिन होता है या कॉटन टिश्यूज अंदर रह गए, सर्जरी करते करते सीजर अंदर रह गई, सॉरी ज्यादा बोल रहे नहीं, बहुत बार हुआ है, ऐसा नहीं कि एक आध इंसिडेंट है, ऐसे इंसिडेंट बहुत बार हुए कि अंदर रह गया, या कॉटन टिश्यूज अंदर अटक गए, रह गए, उन्होंने निकालना भूल गए। अभी ये तो इट इज वेरी सिंपल टू प्रूव कि बंदा तो खुद खाएगा नहीं सीजर, सर्जरी हुआ था उसका भी प्रूफ होगा। सो इन दीज केसेस तो इट इज वेरी सिंपल टू प्रूव, हुआ था, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि किसी फ्रेंड के अंकल वो बता रहा था कि वो कितने कंजूस है कि उन्होंने एकदम सस्ते में सर्जरी कराने के लिए कई एकदम फालतू हॉस्पिटल में सर्जरी करा दी, बहुत पैसा लेकिन सस्ते में कराने के लिए, और फिर बाद में पता चला कि वो पेट में सीजर रह गई है, पेट में या किधर उस नियर रीजन में, और फिर वापस से डी स्कैन एमआरआई कराना पड़ा, और फिर वापस खर्चा, और वो तो कंज्यूमर कमीशन वगैरह में भी नहीं गए, बुजुर्ग थे, और डबल खर्चा हो गया, और तकलीफ अलग, डबल खर्चे का सवाल नहीं है, तकलीफ अलग। तो ये सब भयंकर चीजें, अगर पता हो रूल तो शायद तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो, या तुम एटलीस्ट उससे कुछ नुकसान भरपाई तो ले सकते हो, कॉम्पेंसेशन तो क्लेम कर सकते हो। सो यू शुड नो, मेडिकल नेग्लिजेंस भी इसमें आता है, एटलीस्ट किसी को एडवाइस कर सको। मुझे लगा कि भाई ये सब डिस्कस करना चाहिए, बस ये सबसे काम की चीज थी मेरे हिसाब से पूरे सिलेबस में। पूरे सिलेबस में गुड्स में अगर कुछ हो जाता है डिफेक्ट, गुड्स खराब निकलते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज डिफेक्ट्स इन गुड्स। अगर सर्विसेज में कुछ खराब निकलता है, ये मेडिकल नेग्लिजेंस इज सर्विस,
इसमें कुछ खराब निकलता है कुछ, तो दैट इज कॉल्ड एज डेफिशिएंसी। ये बड़े अच्छे से याद रखो, पेपर में भी लिखना है ना, वो बोर्ड ने ऐसा नहीं लिखा है, इतने स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं लिखे, बट यू शुड राइट डिफेक्ट इन गुड्स और डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। तो मतलब बात ये बोल रहा हूँ कि कमीशन वगैरह का अगर शॉर्टकट भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो एक चीज अच्छे से याद रखो कि अगर कंज्यूमर के साथ कुछ इनजस्टिस होता है, विच मीन्स आइदर डिफेक्ट इन गुड्स और डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, देन यू कैन go to the commission and file a complaint. तो चले एक एक करके करते हैं राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स अभी। as I said, it is a very important question. First is right to safety. First is right to safety. You can see कितने राइट्स है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, there are 10 rights. वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स है, याद रखो, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है 15 मार्च। क्यों? क्योंकि जॉन केनेडी नाम के यूएस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने 15 मार्च को यूएस असेंबली में ये कंज्यूमर के राइट्स रखे, इसमें से कुछ 8-9 राइट्स थे वो रखे, तो इसको उस डे को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे बोलते हैं। और 24 दिसंबर, वो भी याद रखना, नेशनल कंज्यूमर डे, 24 दिसंबर नेशनल कंज्यूमर डे, कहीं पे आएगा लेकिन अभी याद रख लो। 2 डेट्स में कंफ्यूजन हो सकता है भाई, तो वो अगर एक साथ पढ़ोगे दोनों तो कंफ्यूजन नहीं होगा, एक 10 दिन पहले पढ़ा एक अभी पढ़ा तो कंफ्यूजन होता है। एक साथ 10 बार पढ़ लेना, जो कंफ्यूजन है वही ज्यादा पढ़ना, जितना अच्छे से याद रखना। 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स और 24 दिसंबर नेशनल कंज्यूमर डे। मुझे इस पे अगर क्वेश्चन आ गया तो भाई मिस्टेक नहीं चाहिए तुम लोग से। ऑब्जेक्टिव्स तो हमारे सबसे अच्छे दोस्त है, जो बगैर ज्यादा मेहनत हमको मार्क्स दिलवा के दे देते आउट। एक एक करके समझते। पहला सेफ्टी है, मैं सिर्फ ऐसे बेसिक मीनिंग अभी बता रहा हूँ, नहीं चलो यार कर ही लेते एक एक करके। राइट टू सेफ्टी, सेफ प्रोडक्ट्स होने चाहिए। हर कंज्यूमर का राइट है कि उसको जो गुड्स मिले वो सेफ होने चाहिए। So this right protects consumer against the product, production process and services which are hazardous to life. Hazardous का मतलब dangerous, harmful. It includes concern for consumers' long-term interest as well as immediate requirements. नहीं, ये sentence की कोई जरूरत नहीं, बस sentence sufficient. According to this right, consumer must get full safety and protection. ये ठीक है। This safety should be in relation to medicines, electrical appliances वगैरह, तो बहुत सिंपल था। सेकेंड सेंटेंस तो बिल्कुल मत करना, कोई जरूरत ही नहीं है, और ये अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, बट एक बात याद रखो, वो लास्ट सेंटेंस देख लो। GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिवन सम सेफ्टी मेजर्स, ये पहले भी हुआ था एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के केस में। एगमार्क, एग्रीकल्चर मार्क, ISI इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे वगैरह होता है, हेलमेट्स पे भी होता है, BIS मार्क्स होते हैं, हॉल मार्क्स होते हैं गोल्ड के ऊपर। ये सारे मार्क्स सर्टिफाई करते हैं कि गुड्स सेफ है, गुड्स प्योर है। ओके, सो राइट टू सेफ्टी इज डन। सेकंड, राइट टू इंफॉर्मेशन। व्हाट इज राइट टू इंफॉर्मेशन? सुन लो, वो RTI नहीं, ये अलग है। ये इंफॉर्मेशन अबाउट, सेकेंड लाइन पे देखो, प्राइस, नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, कंटेंट्स, देखा होगा मैगी वगैरह सब में होते, बैच नंबर इफ एनी अगर कुछ होगा तो, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, यूजर मैनुअल अगर गुड्स इलेक्ट्रॉनिक है तो, एंड सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस एटसेट्रा। ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए कंज्यूमर को, ये कंज्यूमर राइट्स का, कंज्यूमर का राइट है। दिस राइट आल्सो एनेबल्स कंज्यूमर टू सिलेक्ट राइट प्रोडक्ट। हाँ वो ठीक है, मेन चीज तुमको याद रखनी है कि भाई इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, प्राइस, नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, कंटेंट्स, बैच नंबर तो देते हैं कभी कभी, हम तो कभी इसको सीरियसली नहीं लेते, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, यूजर मैनुअल एटसेट्रा। तो ये सब के थ्रू हाउ टू यूज प्रोडक्ट, व्हाट आर द कंटेंट्स, इंग्रेडिएंट्स वगैरह, ये सब बताना प्रोड्यूसर का ड्यूटी है और कंज्यूमर का हक है। तो ये कैसे दे सकते हैं? तो भाई रैपर पे दे दो या एक सेपरेट मैनुअल दे दो जिससे तुम इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सको। वेरी सिंपल, फटाफट हो जाएगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। थर्ड पॉइंट, राइट टू चूज। हेडिंग्स को एज इट इज लिखना है क्योंकि जॉन केनेडी ने बनाया। तो सर हम राइट ऑफ सिलेक्शन लिख देंगे, ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं, हेडिंग्स को मॉडिफाई मत करना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे हेडिंग्स को मॉडिफाई मत करना।
ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे सोचना भी मत कि हम हेडिंग को थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे सर क्या फर्क पड़ता है, नहीं, एज इट इज एक्सप्लेनेशन चलेगा, हेडिंग एज इट इज, राइट टू चूज मतलब राइट ऑफ सिलेक्शन ऑब्वियसली। डीलर ने या प्रोड्यूसर ने फोर्स नहीं करना चाहिए कि भाई तुम पर्टिकुलर गुड्स ही खरीदो, नहीं लावा मोबाइल ही परचेज करोगे, अरे नहीं चाहिए, नहीं नहीं इंडियन है लावा ही खरीदना पड़ेगा, अरे नहीं खरीदूंगा, फिर नहीं अभी खरीदना ही पड़ेगा अगर आया हो तो। सी डीलर के नॉट फोर्स एनी कंज्यूमर राइट के यही फोन परचेज करो ना करो, लावा इज एन इंडियन ब्रांड, लेकिन पर्सनल चॉइस है खरीदे नहीं खरीदे। चाइना खरीदना है तो चाइना खरीद लो, क्या कर सकते, जबरदस्ती थोड़ी करवा सकते। So it is the duty of the producer to or a dealer to make available the variety of goods possible है तो, or it is the right of a consumer to select the goods as per his requirement, as per his budget, etc. So multiple goods like telecommunication, travel and tourism, banking, electronic, fast moving, जहाँ पे competition बहुत ज्यादा है। FMCG देखो, fast moving consumer goods मतलब क्या सर, मतलब साबुन, तेल, ये सब होते हैं ना चीजें जो हमको बार बार लगती है, टूथपेस्ट वगैरह, इनको एफएमसीजी बोलते हैं, डिटर्जेंट पाउडर एक्सेट्रा, इनको सबको एफएमसीजी बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस राइट्स फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, टीवी थोड़ी होगा उसमें, टीवी तो एक बार परचेस किया तो बार बार थोड़ी करते हैं, फोन बार बार थोड़ी परचेस करते हैं, हम करते सब तो कुछ लोग करते होंगे, बट बार बार थोड़ी होता है, एक महीने में एक बार वगैरह, तो जो महीने में एक बार दो बार ऐसे होता रहता है रिकरेंटली, उसको to this right consumer should be given full freedom to select an article as per his requirement, liking and purchasing capacity, मतलब उसका बजट। अभी सब purchasing capacity लिखना पड़ेगा नहीं, you can write budget। The right to choose is related to the concept of free market economy, जहाँ पे competition है। तो सेलर ने, याद रखो, सेलर ने कोशिश कंपेल नहीं करना चाहिए कंज्यूमर को टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। Seller cannot compel consumer to buy particular product and hence monopoly is prevented, तो monopoly भी prevent हो जाएगा इससे, यही खरीदो नहीं, हाँ सजेस्ट कर सकता है लेकिन कंपेल नहीं कर सकता। मैं आपकी जगह पे होता तो यही खरीदता, ये अलग बात है, लेकिन यही खरीदो, राइट टू बी हर्ड। और कभी ऐसा देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में ना, कभी कभार डीलर्स बोलते हैं कि से फॉर एग्जांपल तुम ब्रांडेड गुड्स लेने जा रहे हो, सपोज मैं अलग साइड बोल रहा हूँ तुमको, ये तुमने शायद सोचा नहीं होगा कि सपोज तुमको सैमसंग परचेज करना है, ठीक है, ट्रस्टेड ब्रांड है, फ्रिज, फोन वगैरह छोड़ो, फोन तो हमको फिर भी बहुत अच्छा नॉलेज होता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर वगैरह हमको नॉलेज नहीं होता, तो डीलर कभी कभार बोलते हैं नहीं नहीं सैमसंग मत खरीदो, वो तो वैसे भी महंगा है, आप वर्लपूल या कोई और दूसरा ब्रांड खरीद लो, इसमें ज्यादा स्पेसिफिकेशन है, प्राइस भी कम है। तो तुमको क्या लगता है कि डीलर कितना अच्छा है? जरूरी नहीं है कि डीलर अच्छा हो भी सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि डीलर अच्छा हो। इसके पीछे ये भी रीजन हो सकता है कि उसको वर्लपूल फ्रिज बेचने पे ज्यादा मार्जिन होगा, सैमसंग बेचने पे मार्जिन कम होगा, उसको ज्यादा ऑब्वियसली ज्यादा मार्जिन चाहिए ना, एमआरपी वर्लपूल का कम हो लेकिन डीलर के जेब में पैसा ज्यादा जाएगा। बुद्धि में जा रहा है? तो मैं ये बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि जो डीलर बोले वो सही हो, तुम उसको समझोगे कि डीलर कितना ईमानदार बंदा है। देखो 30,000 का हम चीज खरीदने आए थे, वो बोल रहे हैं भाई 26,000 का ही ले लो, बराबर है 26,000 का ही बिकवा रहा है, लेकिन उसका मार्जिन 26 में ज्यादा है, 30 में कम है। ट्रस्टेड ब्रांड्स के ऊपर मार्जिन ऑब्वियसली कम रहेगा, और जिनका ज्यादा सेल नहीं होता वो ब्रांड वाले लोग डीलर को ज्यादा मार्जिन प्रोवाइड, सिंपल सी बात। तो दो चार दुकान घूमो और फिर अगर सेम लगे तो अलग बात, ऐसा भी नहीं, जेन्युइन भी होते हैं कुछ डीलर्स, बट ये भी अप्रोच है। एक बार वीवो ने ऐसा किया था कुछ साल पहले, वीवो ओप्पो ने, जो भी डीलर्स है मोबाइल डीलर, छोटे छोटे डीलर्स होते हैं, उनके यहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स वगैरह लगा दिए और उनको अच्छे चार्जेस भी मिलते थे उसके। अभी इनको वीवो की जरूरत नहीं है, और डीलर को बोलते थे कि अगर तुम वीवो का फोन, देखो ऐसे ही कुछ खरीदने आ जाएंगे अच्छा फोन दिखाना, तो तुम स्ट्रेस करना वीवो पे कि वीवो ही खरीदे,
और सस्ता भी है। अगर तुम वीवो बेचोगे, देखो बाकी तुमको सैमसंग वगैरह बेचोगे तो ठीक है, अच्छे ब्रांड्स है, वीवो से जो आदमी आता था वो बोलता था, लेकिन देखो उसमें तुमको मार्जिन कम मिलेगा, हम तुमको ज्यादा मार्जिन देंगे, बहुत ज्यादा मार्जिन देंगे। तो ऐसे केस में बहुत लोगों ने वीवो 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 रिकमेंड किया था, जब वीवो इतना अच्छा था भी नहीं। आज अभी हम बोल नहीं सकते भाई है या नहीं, और अब ऐसे भी चाइनीज हो गया है, तो अगर कोई खरीद रहा है तो ऑब्वियसली इस सब के बारे में देखना है। एमआई वगैरह वो भले बोले मेक इन इंडिया वगैरह, बट ऐसी कुछ बात नहीं है, ये सब तुमको मामू बनाने के तरीके हैं। एट द मोस्ट सैमसंग ऐसा ब्रांड है जो चाइना में उसका कम से कम होता है मैन्युफैक्चरिंग, या आईफोन मोड्स। चाइना पूरा इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम ये देख सकते हैं कि जो चाइना में कम से कम बनता है, जिससे चाइना को कम से कम पैसा जाएगा, वो ब्रांड्स के गुड्स खरीदे, तो वो चाइनीज ब्रांड्स के मत खरीदे। एज सिंपल एज। सैमसंग ले सकते हैं, सैमसंग के लिए भाई मैं कुछ प्रमोशन नहीं कर, ये ऐसे सिंपल बात है, सजेशन। आगे बढ़ते भाई, राइट टू बी हर्ड बड़े काम का है। राइट, व्हाट इज द राइट टू बी हर्ड? राइट टू बी हर्ड का मतलब ये है कि अगर कंज्यूमर के साथ कोई इनजस्टिस हुआ है तो वो सुनाएगा अपनी दुख भरी दास्तां, ये सुनाना उसका राइट है, सुनाना, और सामने वाले का ड्यूटी है सुनना। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड लिसन एंड सॉल्व द कंप्लेंट्स ऑफ कंज्यूमर। कमीशन वगैरह के पास जाओगे अलग बात है, लेकिन पहले थोड़ी तुम कभी कोर्ट में वगैरह जाते हो, पहले तो खुद फोन करोगे प्रोड्यूसर को, कंपनी को, उसने अगर एंटरटेन नहीं किया तो तुम कंज्यूमर कमीशंस में जाओगे। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर्स हैव अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर कंप्लेंट। द कंज्यूमर फोरम भी है, का फोरम मतलब वही 3 बॉडीज। Consumers also give grievances to manufacturer or trader on certain matters such as quality, quantity, price, packaging, etc. Nowadays, consumers can file online complaints through portal, mobile applications. वो भी है भाई, मैंने इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं किया, लेकिन ये भी है और उनकी वेबसाइट्स होती है। पॉइंट नंबर 5, वापस बोल रहा, राइट टू बी हर्ड मतलब सुनाने का राइट है और सामने वाले का सुनने का ड्यूटी। नेक्स्ट इज कंज्यूमर एजुकेशन। Every consumer has a right to know about consumer rights and solutions. This right creates consumer awareness. An awareness consumer can make a rational choice of goods and services and protect his rights and interests from the exploitation of unscrupulous businessmen. Unscrupulous मतलब fraud businessmen या exploiting businessmen. Thus, consumer education becomes a priority concern. It is necessary to give education and training regarding prevailing acts. लेकिन एक बात याद रखो, थर्ड लास्ट लाइन पे जो एक्ट्स दिया है उसका ए स्मॉल नहीं कैपिटल होना चाहिए, बोर्ड कब सुधरेगा। जो लॉ वाला एक्ट होता है, लॉ वाला एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंपनीज एक्ट, ये सब एक्ट, इनका ए हमेशा कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल नहीं। प्रिवेलिंग मतलब जो चल रहे एक्ट्स, वो एक्ट्स एंड लीगल प्रोसेसेस, तो वो ए कैपिटल करना, बात याद रखो, और ये याद रखना थ्रू आउट, कभी जरूरत पड़े आगे के स्टडीज के लिए, ए स्मॉल नहीं होना चाहिए। स्मॉल ए मतलब वो एक्शन वाला एक्ट। द गवर्नमेंट मीडिया एनजीओ प्लेज अ वेरी वाइटल रोल्स इन रिगार्ड जागो ग्राहक जागो कैंपेन। इससे हुआ था, बहुत हिट हुआ था, इससे कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ा दिया था गवर्नमेंट ने वगैरह, जागो ग्राहक जागो कैंपेन। तो ये सब करना चाहिए जिससे कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़े, कंज्यूमर्स को अपने राइट्स के बारे में पता चले। ये कंज्यूमर का राइट है कि उनको पता चले। ओके, आगे कुछ 5 राइट्स और है, हम लोग वो ज्यादा जल्दी नहीं करते, वी विल डिस्कस दोज राइट्स इन नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि और भी कुछ क्वेश्चंस बाकी है, तो जल्दबाजी करना ठीक नहीं रहेगा। जितने राइट्स हुए एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन लास्ट लेक्चर में हुआ था। उसके बाद वी हैव स्टार्टेड विद द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। व्हाट इज राइट टू सेफ्टी? सेफ गुड्स मिलना हर कंज्यूमर का राइट है।
सेफ गुड्स, हैजार्डस गुड्स नहीं होने चाहिए। हैजार्डस मतलब हैजार्डस टू ह्यूमन लाइफ, डेंजरस, हार्मफुल नहीं होने चाहिए। ओके, एक बात यहाँ पे दी नहीं है, और राइट टू इंफॉर्मेशन या सेफ्टी दोनों में होना चाहिए था। इफ द गुड्स आर हैजार्डस, तो भाई अगर हैजार्डस है तो भाई अकॉर्डिंगली इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोड्यूसर टू डिस्क्लोज दिस फैक्ट दैट गुड्स आर हैजार्डस। ये भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल हिट स्प्रे होता है या मॉस्किटो वगैरह स्प्रे होते हैं, उनके पीछे डेंजर लिखा होता है, लिखा मतलब प्रिंटेड होता है, देखा होगा तुमने। सो दैट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोड्यूसर। अभी देखो कोई पिएगा नहीं ऑब्वियसली, लेकिन ड्यूटी है बताने की कि अगर पियोगे तो वो डेंजरस है, हार्मफुल है। फिर भी कोई पी लेता है और उसको कुछ हो जा रहा है तो कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। नहीं नहीं आपने अच्छा बनाना चाहिए था नॉन टॉक्सिन, भाई तो मच्छर नहीं मरते, चलता था क्या? तुम वो पीने के लिए ले रहे हो या मच्छर मारने के लिए ले रहे हो? तो मच्छर मारने के लिए वो सूटेबल होना चाहिए कि नहीं? तो बस भाई इसका ऐसे यूज मत करो, अगर गलती से हो जाए तो इट इज वेरी हार्मफुल, तो डेंजर है, टॉक्सिन है। सो दिस आर हैजार्डस नहीं बोल सकते, लेकिन वो सेफ नहीं है। तो बात ये है कि इफ देयर इज सम इनहेरेंट डेंजर, या कुछ केमिकल्स बेच रहा है बंदा, केमिकल्स बहुत अच्छे हैं लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर बराबर यूज नहीं करोगे तो अकॉर्डिंगली वो प्रोड्यूसर का ड्यूटी है कि वो सारे डिस्क्लेमर्स बोलो या हाउ टू यूज या सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह जो भी है, ये देना प्रोड्यूसर का ड्यूटी है और कंज्यूमर का राइट है। सो वो भी उसमें सेंटेंस प्लीज ऐड करवा देना। इट इज द राइट ऑफ अ कंज्यूमर टू गेट अवेयर अबाउट द probable dangers in the goods, and it is the duty of the producer to say to do the same thing like danger वगैरह ये लिख सकते हो ऑफिशियल, उल्टा मार्क्स मिलेंगे उसको क्योंकि वो हैजार्डस है। अगर उसको वैसे यूज करोगे तो उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन ये भी यूजर है, वहां पे भी तुम लिख सकते हो कि कमोडिटी पे डेंजर वगैरह लिखना। सेफ्टी सेफ्टी में जनरल लिख सकते हो कि भाई सेफ्टी के बारे में या नॉन सेफ गुड्स या हैजार्डस गुड्स के बारे में डिस्क्लोजर दे दो। इंफॉर्मेशन में भी लिख सकते हो कि डेंजर वगैरह सब लिख दो ताकि कंज्यूमर को पता चले। प्राइस, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वगैरह ये सारी डिटेल्स भी देना इज प्रोड्यूसर का ड्यूटी। जो कंज्यूमर का राइट है वो प्रोड्यूसर या सेलर का ड्यूटी है समझो। थर्ड इज राइट टू चूज, मतलब राइट ऑफ सिलेक्शन। इट इज द राइट ऑफ अ कंज्यूमर टू चूज goods as per his requirement, as per his budget, etc. among the various alternatives. So producer or a dealer cannot compel a consumer to buy a particular product. This also prevents monopoly. Right to be heard. अगर कुछ कम होता है गुड्स में डिफेक्ट, लेकिन मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि जब राइट टू बी हर्ड अटेम्प्ट करोगे तो एक बार याद रखो अच्छे से, if there is any defect in the goods or deficiency in the services, गुड्स में डिफेक्ट होता है और सर्विसेज में डेफिशिएंसी होती है। तो इन दोनों में से कुछ भी हो जाए तो कंज्यूमर का ये राइट है कि वो सुनाए अपनी दुख भरी दास्तां तो प्रोड्यूसर, और अगर जरूरत पड़े तो कंज्यूमर कमीशंस में या फोरम्स में, मतलब डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन। तो नेक्स्ट इज कंज्यूमर एजुकेशन। तो कुछ कैंपेन्स हुए, जागो ग्राहक जागो वगैरह वगैरह, जिससे कंज्यूमर को एजुकेट करवा सके अबाउट देयर राइट्स, ड्यूटीज एक्सेट्रा। तो जागो ग्राहक जागो में बताया था कि भाई पक्का बिल ले लो, प्रोड्यूसर से वो बिल संभाल के रखो, कच्चा बिल नहीं लेना, बहुत सारी चीजें बोली जाती थी। एमआरपी देख लेना, एमआरपी के ऊपर का भाव कभी मतलब उसको मत देना अगर वो डिमांड करे तो। एमआरपी पे भी तुम बार्गेन कर सकते हो, ये भी बोला गया है। एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, वो एग्जैक्ट प्राइस होना जरूरी नहीं है। तुमने बहुत बार देखा होगा कि एमआरपी के बहुत नीचे गुड्स बेचते और तुम खुश हो जाते हो, वहां पे भी तुम भाव कर सकते हो। कुछ चीजें होती है ऑब्वियसली, पार्ले जी बिस्किट्स वगैरह वगैरह ऐसे केस में ये नहीं होगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जहाँ पे एमआरपी से 25-30 रुपए नीचे होता है और वो सामने से देता है, तो वहां पे भी तुम थोड़ा भाव कर सकते हो एमआरपी देख के। तो भाई एमआरपी चेक किया करो। राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू रिड्रेस, हेल्दी एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह, इन सब के ऊपर
आज के लेक्चर में हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर सेपरेट एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड थोड़ा मेरी तरफ से, इसलिए मैं आज के लेक्चर में नहीं कर रहा हूँ। एक और इंसिडेंट मुझे अचानक याद आया कि कंज्यूमर डेफिशिएंसी सर्विसेज का, मेडिकल नेग्लिजेंस का। एक लेडी प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी हो गई, बच्चा हो गया वगैरह। जब डिलीवरी के टाइम सीजर या कुछ पार्ट कॉटन का अंदर रह गया था, ये भी रियल केस था, ये 1 साल पहले का ही केस है। गरीब थी, वो हॉस्पिटल कोई सीधा साधा ही होगा, और वो बेचारी को स्वेलिंग हो रहा था, मतलब जो स्टमक है वो, तो वो बार बार स्वेलिंग हो रहा है। और भाई गरीब लोग वैसे भी जो होते हैं वो फिट होते हैं, हम अमीरों की बीमारी, अमीरों की नहीं, मिडिल क्लास लोगों की या अमीरों की बीमारी उनको नहीं होती। तो अगर ऐसा कुछ बीमार पड़ती है कोई लेडी, तो भाई जरूर कुछ गड़बड़। फिर एमआरआई सीटी स्कैन किया गया, और वो जल्दी नहीं जाते डॉक्टर के पास, और फिर पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ। अभी ऐसे केस में इट इज वेरी सिंपल और वेरी सिंपल टू प्रूव कि भाई डॉक्टर की गलती है। तो अगर, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट अगेन, अगर ऐसा कुछ होता है नजदीक में किसी रिलेटिव के पास आप, तो प्लीज उनको एडवाइस करो। तुम हेल्प नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो एटलीस्ट सजेशन दे कि तुम ऐसा ऐसा कर सकते हो। शायद वो बंदा बोलेगा जाने दो, तो उसकी मर्जी। लेकिन अगर वो सच में फाइट करना चाहता है, तो एटलीस्ट तुमसे कुछ एक एडवाइस की हेल्प निकल जाए। अगर वो गरीब होगा तो उसको ज्यादा जरूरत होगी एडवाइस की, तो उसको पता नहीं रहता, यूजुअली अनपढ़ लोग होते हैं। तो ये नॉलेज का अगर जब कभी जरूरत पड़े, प्लीज एडवाइस कर देना। बाद में वो माने नहीं माने वो उसकी मर्जी है, और अगर भगवान ना करे तुम्हारे साथ हो, तो तुमको ये काम आएगा। ओके, बाकी 5 राइट्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। रिड्रेस, रिप्रेजेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट, प्रोटेक्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस वगैरह वगैरह। बहुत सारे केसेस है यार, मतलब एक एक सामने आ रहे हैं। मतलब जितने देखे थे मैंने, जितने पढ़े थे मैंने, कि पैसे नहीं है या पैसे जमा नहीं कर पा रहे पेशेंट के रिलेटिव्स, इमीडिएटली प्रॉमिस दे दिया कि दे, मतलब हम भर देंगे, और जस्ट बिकॉज कि पैसे जमा नहीं किए इसलिए अर्जेंट सर्जरी डॉक्टर्स ने नहीं की थी, और पेशेंट मर गया ऑपरेशन थिएटर पे। मतलब रिलेटिव्स ने बोला कि हम भर देंगे, रिलेटिव्स अच्छे घर से लग रहे थे। अच्छा, वो अंडरटेकिंग साइन करके दे सकते हैं कि हम पैसे भर देंगे। चाहे तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन बाद में केस फाइल कर सकता है उनके अगेंस्ट, लेकिन एक बार इंसान मर गया तो नहीं ना कुछ हो सकता। ऐसी कोई भी सिचुएशन तुम्हारे सामने होती है, तुम डॉक्टर के पास गए हो किसी और रीजन से, तुम्हारे सामने ऐसा अगर होता है, तो प्लीज मुंह खोलो। शायद तुम्हारे मुंह खोलने से बात बन जाए, शायद सामने वाला बंदा सीरियसली ले। इट्स हम्बल सजेशन, क्योंकि ये मुझे लगता है कि डिस्कस करना जरूरी था। ऐसे केसेस हुए हैं कि मिडिल क्लास फैमिली, ऐसा भी नहीं कि एकदम गरीब है कि उनसे पैसे मिलने का चांस नहीं है, तो भी करना चाहिए ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स। लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ कि ऐसी एक केस हुई थी जिसमें दिख रहा है क्लियर कि मेडिकल नहीं, मतलब अगर वो नहीं करेंगे तो डिले हो जाएगा और फिर वो इंसान मर जाएगा। और वो बोल रहे कि अभी नहीं है पैसा, क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी ऑपरेशन करवा तो हम कुछ ना कुछ बेच के वगैरह हम लोग पैसा दे देंगे। ठीक ठाक लोग लग रहे थे, और ऐसे केस में डॉक्टर्स ने ऐसा किया था हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने कि नहीं, पहले पैसे भरो फिर ही हम ऑपरेशन करेंगे, बिकॉज इट इज कॉस्टली। गलत है। और गब्बर इज बैक में वगैरह देखा होगा तुमने, तो वो भी तो मेडिकल नेग्लिजेंस है। बहुत बहुत एग्जैजरेट करके दिया है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि होता होगा कि भाई डेड बॉडी को वो लोग जिंदा बोल के, लेकिन जरूर इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स हुए होंगे, तभी उन्होंने ये पिक्चर में डाला, बिकॉज ये ओरिजिनल नहीं है, ये किधर ना किधर जरूर हुआ होगा। अगर तुम्हारे सामने थोड़ा सा भी कुछ होता है तो प्लीज, मैं वापस इसलिए बोल रहा हूँ कि इट इज आवर मॉरल ड्यूटी, राइट। बाकी 5 राइट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। सो आज इधर ही, थैंक यू वेरी मच, इतना कि आज इधर रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।